सो हेलो एस्पिरेंट्स। आज एथिक्स के डिस्कशन के अंतर्गत जो क्वेश्चन डिस्कॉर्ड प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया गया था उसे डिस्कस करेंगे। यदि आपके पास ये प्रश्न नहीं है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंतर्गत जाके वो प्रश्न देख सकते हैं। वो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2018 के अंतर्गत आया था। तो उस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले हम जैसे हमेशा अपने वीडियोज़ में करते हैं कि एक कंसेप्ट डिस्कशन करेंगे किसी एक टॉपिक पर। और जैसे कि हमारा टॉपिक चल रहा था एटीट्यूड का, तो उसी से जुड़ा एक सब टॉपिक है सोशल इन्फ्लुएंस, यानी कि सामाजिक प्रभाव। इसे देखते हैं ये होता क्या है। देखिए, सामाजिक प्रभाव से सीधा तात्पर्य है कि यदि आप समाज के किसी भी अंग से या किसी भी तत्व से प्रभावित हो जाते हैं तो उसे हम सामाजिक प्रभाव या सोशल इन्फ्लुएंस कहते हैं, साधारण से शब्दों के अंतर्गत। तो वही मीनिंग है सोशल इन्फ्लुएंस का। तो यदि यूपीएससी में ऐसा क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल इन्फ्लुएंस, तो आप अपने भाषा में, अपने जो आप समझते हैं उस भाषा के अंतर्गत लिख दीजिएगा कि क्या होती है। ऐसा नहीं है कि किसी ने कहा है या किसी की डेफिनेशन आप लेके लिख रहे हैं कि हाँ सोशल इन्फ्लुएंस का मतलब ये होता है। यूपीएससी अक्सर ये नहीं चाहता जीएस 4 के पेपर में। यूपीएससी का ये मानना है कि आप जो समझते हैं, चाहे वो इंटीग्रिटी हो, जैसे उसने किसी भी चीज़ की डेफिनेशन पूछ ली, सोशल इन्फ्लुएंस की पूछ ली, परसुएशन की पूछ ली, इंटीग्रिटी की पूछ ली, तो यूपीएससी चाह रहा है कि आप इनकी डेफिनेशन अपने शब्दों में लिखिए, ना कि दूसरों के शब्दों में। ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि अच्छा कौटिल्य के अनुसार सोशल इन्फ्लुएंस का मतलब ये था, या फिर पटेल जी के अनुसार इंटीग्रिटी का मतलब ये था। यूपीएससी ये नहीं चाह रहा है। यूपीएससी चाह रहा है आप बताएं अपने शब्दों में कि आप क्या समझते हैं। तो ऐसे में बता दीजिएगा सोशल इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, यानी कि समाज से हम जब प्रभावित होते हैं तो उसे सोशल इन्फ्लुएंस कहा जाता है। तो देखिए, सोशल इन्फ्लुएंस के 3 एस्पेक्ट होते हैं। पहला होता है कंप्लायंस, सेकंड होता है आइडेंटिफिकेशन, थर्ड होता है इंटरनलाइजेशन। देखिए, कंप्लायंस का हिंदी में अर्थ है अनुपालन। तो इसे इस तरीके से समझा जा सकता है कि जैसे मिलिट्री का एग्जाम्पल यदि हम ले, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी है मिलिट्री, तो मिलिट्री के एग्जाम्पल के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि जैसे कोई सैनिक है तो वो अपने अधिकारी का हमेशा ऑर्डर मानेगा। तो या वो जिस सोशल इन्फ्लुएंस का पालन कर रहा है उसे कंप्लायंस कहते हैं। देखिए, कंप्लायंस में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष होता है, वो है अथॉरिटी। अथॉरिटी का पक्ष यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो मिलिट्री में जो पर्सन है, जो कर्मचारी है या जो सैनिक है, वो इसलिए केवल उसका आदेश मान रहा है, उसके अधिकारी का आदेश मान रहा है क्योंकि उस अधिकारी के पास एक अथॉरिटी है। ऐसा नहीं है कि जो सैनिक है वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित है अपने अधिकारी से इसलिए उसका कहना मान रहा है। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। केवल वो इसलिए कहना मान रहा है उस अधिकारी का क्योंकि अधिकारी के पास एक अथॉरिटी है। तो यहाँ पर हमेशा अथॉरिटी आएगी। अथॉरिटी का एक एस्पेक्ट होता है कंप्लायंस में। यहाँ पर आप सेकंड एग्जाम्पल अपने स्कूल का भी ले सकते हैं। जब आप स्कूल में होंगे तो आप अपने प्रिंसिपल या अपने टीचर्स का कहना केवल इसलिए मानते थे क्योंकि उनके पास एक अथॉरिटी थी। तो वो कंप्लायंस का उदाहरण है सोशल इन्फ्लुएंस के अंतर्गत। सेकंड आता है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन यानी कि हिंदी में इसे बोलते हैं पहचान। देखिए, आइडेंटिफिकेशन जो सोशल इन्फ्लुएंस का पार्ट है उसके अंतर्गत वो प्रभाव आता है जब आप किसी व्यक्ति से या किसी संस्थान से बहुत ज़्यादा ही आकर्षित हो जाते हैं तथा उसके गुणों को अपने गुणों के साथ मैच करने लग जाते हैं। उदाहरण के तौर पर, जैसे कि जब हैरी पॉटर मूवी आई थी तो मैं काफ़ी प्रभावित हुआ था उससे, हैरी पॉटर की मूवी से। अगर आपको हैरी पॉटर की मूवी नहीं पता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप बस ये समझ लीजिए कैरेक्टर है। तो जब इसकी मूवी आई थी मैं काफ़ी प्रभावित हुआ था और मैं स्वयं को हैरी पॉटर की तरह आइडेंटिफाई करने लग गया था, यानी उसकी तरह ही पहचान स्थापित करने लग गया था हैरी पॉटर की तरह। इसी तरीके से जब धोनी का क्रेज़ आया था, MS धोनी का, तो जब उनके बहुत बड़े बड़े बाल हुआ करते थे तो कई लोगों ने वैसे बड़े बड़े बाल रखना शुरू कर दिए थे क्योंकि वह अपने आप को धोनी के साथ आइडेंटिफाई करवाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये सेकंड एस्पेक्ट होता है सोशल इन्फ्लुएंस का। और जो थर्ड एस्पेक्ट होता है वो होता है इंटरनलाइजेशन, यानी कि जब आप उन चीज़ों को अपने अंतर्गत शामिल करने लग जाते हैं जिनसे आप प्रभावित हुए। उदाहरण के तौर पर जैसे इसे आंतरिकीकरण या आंतरिककरण कहा जाता है, इंटरनलाइजेशन को हिंदी में। तो यहाँ पर यदि आपको एग्जाम्पल देना पड़े, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया कि आखिरकार सोशल इन्फ्लुएंस क्या होता है, उसके 3 एस्पेक्ट क्या हैं, और आप बताने लग गए कि इंटरनलाइजेशन जैसी कुछ चीज़ होती है, तो प्लीज़, क्योंकि आप GS 4 के आंसर लिख रहे हैं अब यहाँ पर, तो ऐसा कीजिएगा कि इंटरनलाइजेशन के अंतर्गत किसी एडमिनिस्ट्रेटर का एग्जाम्पल लेकर आइएगा जिसने बहुत सकारात्मक कार्य किया है। तो जैसे मैंने यहाँ पे स्मिता सब्बरवाल मैम का एग्जाम्पल लिखा है। वो वारंगल में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर है और उन्होंने जिस तरीके से वारंगल का टर्नओवर किया है, मेक ओवर किया है PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से, तो उन्हें पीपल्स ऑफिसर के रूप में जाना जाता है। तो ऐसे में आप बता सकते हैं, या मैं बता सकता हूँ, जैसे अगर मैं लिखने जा रहा हूँ तो मैं बता सकता हूँ कि मैं उनसे काफ़ी प्रभावित हुआ हूँ और उनके मूल्यों को अपने अंतर्गत लाने की कोशिश कर रहा हूँ।
इंटरनलाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ऐसा आप कुछ उदाहरण दे सकते हैं। आप आर्मस्ट्रॉन्ग पामे जी का उदाहरण दे सकते हैं। इसी तरीके से आप ई श्रीधरन का उदाहरण दे सकते हैं। बताइए कि किस प्रकार के उनके मूल्य, जैसे उनकी ईमानदारी या उनके सत्यनिष्ठा के मूल्य से आप बहुत प्रभावित हुए हैं, उनके इंटीग्रिटी, उनकी ऑनेस्टी से आप बहुत प्रभावित हुए हैं तथा उसे अपने अंतर्गत लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं, इंटरनलाइज कर रहे हैं। तो ये 3 एस्पेक्ट होते हैं सोशल इन्फ्लुएंस के। तो चलिए अब आज के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि आज के क्वेश्चन को किस तरीके से उसका अप्रोच किया जाए। देखिए, क्वेश्चन स्पष्ट भाषा में केवल इतना सा था कि इन डूइंग अ गुड थिंग एवरीथिंग इज परमिटेड विच इज़ नॉट प्रोहिबिटेड एक्सप्रेसली और बाय क्लियर इम्प्लीकेशन। तो क्वेश्चन देखिए स्पष्ट, या एक लाइन में यदि मैं समझाना चाहूँ क्वेश्चन को कि क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, तो क्वेश्चन केवल ये पूछना चाह रहा है कि यदि कोई अच्छा कार्य करना है किसी एडमिनिस्ट्रेटर को, तो भले ही उसके लिए उसे रोका नहीं जा रहा है, तो सारी चीज़ें परमिट की जाएगी, सारी चीज़ें परमिट होगी उस कार्य को करने के लिए, यदि उसे एक्सप्लिसिटली रोका नहीं गया है। तो आपको इस क्वेश्चन को जब आप समझा रहे हैं, इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो आप कैसे इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने के 2 तरीके हैं। या तो आप जो स्टेटमेंट दिया है उसे बहुत ही साधारण लैंग्वेज में समझा दीजिए, तो उसे एक्सप्लेन कर दीजिए स्टेटमेंट कहना क्या चाह रहा है। आप सीधा सीधा लिखिए अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, और अपनी भाषा में उसे समझा दीजिए कि एक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो बहुत अच्छे कार्य करे समाज के लिए, चाहे वो उसे परमिशन मिली हो वो कार्य करने के लिए, चाहे लॉ उसे परमिट करता हो या चाहे लॉ उसे परमिट नहीं कर रहा हो वो कार्य करने के लिए, लेकिन अगर उससे समाज की भलाई हो रही है तो उसे वो कार्य करने चाहिए। ये साधारण शब्दों में उस 3 लाइन का मीनिंग है, आप ये समझा सकते हैं। दूसरा, आप बता सकते हैं कि जैसे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने यह स्टेटमेंट दिया था कि एडमिनिस्ट्रेटर के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनके सारे कार्य जो समाज के सबसे गरीब तबका है, जो समाज का सबसे वल्नरेबल सेक्शन है, उसी की भलाई के लिए होना चाहिए, और एडमिनिस्ट्रेटर को हमेशा अपने कार्यों में उनके प्रति बायस होना चाहिए। तो उन्होंने साफ बोला था प्राइम मिनिस्टर ने कि बायसनेस होनी चाहिए, और किसके प्रति बायसनेस होनी चाहिए, तो आप बताइए कि बायसनेस पूरी तरीके से वल्नरेबल सेक्शन के प्रति होनी चाहिए। तो ये दर्शा दीजिएगा। आप ऐसे स्टेटमेंट के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं अपना क्वेश्चन। तो यहाँ पर फिर आप क्या कीजिए, आप एग्जाम्पल दीजिए कि आपने यदि स्टेटमेंट समझा दिया तो आप एग्जाम्पल दीजिए। उदाहरण के तौर पर जैसे कि यदि कोई अधिकारी, कोई एडमिनिस्ट्रेटर है और उसके समक्ष कोई वृद्ध महिला आई है जिसके पास आधार कार्ड नहीं है, या उसका राशन जो कार्ड है आधार से लिंक नहीं है, तो ऐसे में रूल्स तो ये बोलते हैं कि देना नहीं है ना, लेकिन अधिकारी जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसने सिंपैथी दिखाते हुए महिला को राशन प्रोवाइड करवाया, जो गरीब महिला है, वृद्ध महिला, उसे राशन प्रोवाइड करवाया। तो यहाँ पर आप उसी स्टेटमेंट को प्रूव करते हुए दर्शा सकते हैं। तो एग्जामिनर को ये समझ में आएगा कि आपको क्वेश्चन ठीक तरीके से समझ में आ गया। देन अब आप मेन बॉडी में आइए। मेन बॉडी के अंतर्गत दर्शाइए कि जो ये स्टेटमेंट कह रहा है ऐसा क्यों होना चाहिए, हमेशा ही एडमिनिस्ट्रेटर को क्यों समाज की भलाई के लिए कार्य करना चाहिए, गुड, जो गुडनेस है उसे लेकर आना चाहिए, वो दर्शाइए। तो आप बताएंगे कि किस तरीके से जब एडमिनिस्ट्रेटर ऐसे मूल्यों का पालन करेगा तो उससे एथिकल एडमिनिस्ट्रेशन की जो अवधारणा है वो लागू होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी यानी कि संवैधानिक नैतिकता लागू होगी, साथ ही जो ट्रस्ट है यानी कि विश्वास है लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन पर, वो सुदृढ़ होगा, वो स्ट्रेंथन होगा ट्रस्ट। तो आप ये सारे मूल्य दर्शाते हुए 2-3 एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जैसे दुर्गा शक्ति नागपाल जी का एग्जाम्पल दे दीजिए, आर्मस्ट्रॉन्ग पामे जी का एग्जाम्पल दे दीजिए। जैसे आर्मस्ट्रॉन्ग पामे जी ने जिस तरीके की क्राउड फंडिंग करवाई थी, क्राउड फंडिंग प्रोहिबिटेड नहीं थी, लेकिन क्राउड फंडिंग के लिए कोई लॉ भी नहीं था, लेकिन फिर भी क्योंकि वह चाह रहे थे कि समाज की ज़्यादा से ज़्यादा भलाई हो, तो उन्होंने कानून से आगे बढ़कर क्राउड फंडिंग करवाई और सरकार से एक भी पैसा नहीं लिया और पीपल्स रोड का निर्माण करवाया। तो आप ये एग्जाम्पल ऐसे समझाते हुए कनेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन के थ्रू। देन जब ये एस्पेक्ट हो गया, वाई का एस्पेक्ट हो गया, तो अब क्वेश्चन को ही आपको एक तरीके से क्वेश्चन वापस करना है कि जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया है कि इन डूइंग अ गुड थिंग एवरीथिंग इज परमिटेड, तो आप क्वेश्चन कीजिए कि इज एवरीथिंग परमिटेड, एवरीथिंग कांट बी परमिटेड, कैसे। तो अब आप यहाँ पर एक डायमेंशन दीजिए कि कैसे ये हर चीज़ परमिट नहीं करनी चाहिए, एवरीथिंग जो यहाँ पर स्टेटमेंट दे रहा है कि एवरीथिंग कैन बी परमिटेड, आप बोलिए कि ऐसा ज़रूरी नहीं है। उदाहरण के तौर पर जो गुड है, जो डेफिनेशन है गुड, वो सब्जेक्टिव हो सकती है। जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटर ये समझ ले कि उसका गुड होना चाहिए, पर्सनल गुड होना चाहिए, भले ही प्रोफेशनल गुड हो रहा हो या नहीं हो रहा हो। तो ऐसे में हर चीज़ परमिट नहीं की जा सकती। अगर इस तरीके की परमिशन मिल जाएगी कि वो अपना ही गुड लेकर आ जाए, तो ऐसे में तो करप्शन हो जाएगा। और आप बताइए कि कॉमनवेल्थ गेम्स का जो करप्शन हुआ या 2G करप्शन हुआ, वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे
उन्होंने केवल अपने गुड को सोचा, ना कि पब्लिक के गुड को। तो ऐसे में हर चीज़ परमिट नहीं की जा सकती। दूसरी चीज़, आप पब्लिक के रिस्पेक्ट में भी बताइए कि हर चीज़ परमिट नहीं की जा सकती। फॉर एग्जांपल, यदि एक नेशन के लिए डैम बनाया जा रहा है, सोसाइटी में डैम का निर्माण किया जा रहा है, और उसके लिए ज़रूरी है कि फोर्स्ड एविक्शन हो, जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसने फोर्स्ड एविक्शन किया है। गुड यहाँ पर कैसे हो रहा है? गुड यहाँ पर ऐसे हो रहा है कि जब डैम का निर्माण हो जाएगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होंगे, ठीक है, इससे नेशन का डेवलपमेंट होगा, तो ये गुड है यहाँ पर। लेकिन क्या फ्लॉ हो रहा है? अगर एडमिनिस्ट्रेटर फोर्स्ड एविक्शन करवा रहा है ट्राइबल्स का, तो ऐसे में इस चीज़ को परमिट नहीं किया जा सकता। यहाँ पर जो कंपैशन है एडमिनिस्ट्रेशन का, कंपैशन की वैल्यू है या सिंपैथी की वैल्यू है, वो हैम्पर होगी, वो नष्ट होगी। तो आपको ये दर्शाना है कि हर चीज़ नहीं परमिट की जा सकती, केवल ये कहते हुए कि हाँ गुड लेकर आया जाएगा, क्योंकि गुड सब्जेक्टिव है। तो कंक्लूजन में आप दर्शाइए कि जैसे गांधी जी ने जो अपने जो गांधी जी का तालिस्मान था, यदि आपको नहीं पता तो आप प्लीज़ इसे पढ़ लीजिएगा। गांधी जी ये कहते थे इसके अंतर्गत कि जो भी आपके कार्य होंगे, बहुत ज़रूरी है कि जो समाज का सबसे कमज़ोर वर्ग है उसकी भलाई आनी चाहिए उन कार्यों के अंतर्गत। आपके डिसीजन का उस पर क्या असर पड़ेगा, पहले वो सोचिए, फिर डिसीजन लीजिए। तो एडमिनिस्ट्रेटर के लिए ज़रूरी है कि जो भी वो डिसीजन ले रहा है गुड लेकर आने के लिए, सबसे पहले तो पब्लिक गुड हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भलाई आ सके उसमें, और ये जो गांधी जी का ये जो प्रिंसिपल है वो लागू होना चाहिए उस गुड पे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी कि किस तरीके से इस आंसर को अप्रोच करना है। देखिए, एथिक्स का आंसर किस तरीके से होता है ना कि आपको उसे एक मिनी ऐसे, एक छोटे ऐसे की तरह डील करना पड़ता है हर एथिक्स के आंसर को। आप जितने ज़्यादा डायमेंशन सोचेंगे और जितने डायमेंशंस को एग्जांपल्स के थ्रू समझाने की कोशिश करेंगे, आपके नंबर आने के चांस या अंक बढ़ाने के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा डायमेंशन लेकर आइए। अगर आप केवल यही डायमेंशन लिख रहे हैं कि वाई एस्पेक्ट हाँ बिल्कुल गुड होना चाहिए, और एडमिनिस्ट्रेटर अगर लॉज के अगेंस्ट भी जाता है या फिर लॉज के आगे भी जाता है और उससे गुड लेकर आता है, तो बहुत अच्छी बात होगी। और केवल यहीं पर एंड कर देते हैं केवल वाई लिख कर, तो देखिए ज़्यादा नंबर नहीं मिल पाएंगे। लेकिन अगर आप पूरी तरीके से हॉलिस्टिक आंसर लिखते हैं, आप बताएंगे कि नहीं एवरीथिंग कांट बी परमिटेड, ये डायमेंशंस लेकर आएंगे, गुड इज़ सब्जेक्टिव, और फिर कंक्लूजन देंगे, तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ आपने क्वेश्चन को ठीक तरीके से समझ लिया है, पूरा समझा और हॉलिस्टिकली डील किया है। तो ऐसे डायमेंशंस लेकर आने की कोशिश कीजिए और उन्हें एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाइए। और अगर यदि कोई भी अन्य डाउट्स होंगे प्लीज़ आपको, तो आप डिस्कॉर्ड प्लेटफॉर्म पर रेज कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ चीज़ें आपको ठीक से समझ में आ गई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।